चलिए, तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब इंक्रीज कर जाना। ठीक है, एलिवेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज कर जाना। ठीक है, इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज कर जाना। अब सारा खेल वही है, जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना, जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं लाइक H2O, अब तुम लोग जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O। ठीक है, आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे से, सर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो पानी है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग? यानी कि ये जो है ये लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड से किस में स्टार्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सॉल्वेंट को, इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ ऐड कर दूं, लाइक NaCl ऐड कर दूं, शुगर ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? जब मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर देता हूं, कुछ सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, इट कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इट मे बी 104 डिग्री सेल्सियस, इट मे बी 105 डिग्री सेल्सियस, और कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कि हमने कितना सॉल्यूट इसमें ऐड किया था। ठीक है, जल्दी से हाथ उठा के बताओ क्या ये बात समझ में आई? जब हम किसी सॉल्वेंट में कुछ डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, और उसी चीज को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो कैसे होता है वो अभी बताऊंगा, बस आपको फिलहाल ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इज इट क्लियर? और क्योंकि ये सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, देखो ज्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, कम सोल्यूट ऐड करेंगे कम बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से ये क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए जल्दी से हम दो तीन बातें समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से हाथ उठाओ, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? गुड। अब इसको समझने के लिए दो तीन बातें समझते हैं कि सर जी ये बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है। ध्यान से सुनो, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले हम इसको समझते हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आखिर किस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे? तो वो टेम्परेचर जहां पर, टेम्परेचर वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको ऐसे समझो, देखो ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, यानी कि सिंपल पानी था, और उसको हम हीट अप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो यहां से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? वेपर्स। ठीक है ना, वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेपर प्रेशर ये लगा रहे हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट इस पर क्या लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, वेपर्स बनते जा रहे हैं, और इन्वायरमेंट अपना कांस्टेंट प्रेशर लगाता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और उसी स्टेज को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी से हाथ उठाओ, क्या ये बात आपको समझ में आई? बॉइलिंग पॉइंट किस पॉइंट को कहते हैं, किस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएं? एट दैट पॉइंट वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल। ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझ में आ गया? अब देखो, कल के टॉपिक में मैंने क्या सिखाया था? कल के टॉपिक में मैंने सिखाया था कि अगर इस सॉल्वेंट में कुछ डाल दे, अब देखो अब मैं इसमें कुछ गड़बड़ करने वाला हूं। इस H2O में मैंने क्या डाल दिया? एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, एक नॉन वोलाटाइल
सॉल्यूट डाल दिया। अब सिंपल ऐसे समझो, आप कहीं आग लगा रहे हो, उसमें मिट्टी डाल दो तो क्या होगा, आग कम हो जाएगी ना। तो सिमिलरली अगर यहां पानी उबल रहा था, है ना, पानी उबलकर वेपर्स बना रहा था, तुमने डाल दी चीनी, तुमने या चाय पत्ती डाल दी, जो भी तुम्हारा मन करे, तो क्या देखते हो, अचानक से पानी ठंडा पड़ जाता है। देखा है ना। क्यों भैया, हाथ उठाओ, चाय बनाते समय तुमने नोटिस किया होगा, चाय एकदम उफन रही है, तुमने थोड़ी चीनी डाल दी, वो चाय एकदम से शांत बैठ जाती है, यानी कि वेपर्स कम कर दिए। वेपर्स कम कर दिए तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया। आगे बात समझ में। यानी कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ये तो कल के टॉपिक में देखा ही था, उसी को तो कहते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। तो अगर ये वेपर्स कम हो गए हैं, अगर ये वेपर्स कम हो गए हैं, तो देखो अब कहानी उस ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ की मदद से इस कहानी को समझते हैं और फिर आगे जाके मैं सारी बातें बताऊंगा। ओके गाइस, नाउ लेट डिस्कस द ग्राफ। अब ध्यान से समझना, यहां पर वाई एक्सिस पर मेरे पास वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर मेरे पास टेम्परेचर है। इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें लिक्विड से वेपर्स में बदलती हैं, इसीलिए वाई एक्सिस पे वेपर्स, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो ऑरेंज लाइन है इट रिप्रेजेंट सॉल्वेंट, और ये जो ब्लू लाइन है इट रिप्रेजेंट सॉल्यूशन। आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, जैसे मैंने यहां पे ले रखा है टीबी नॉट। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन है दिस वन, ये रिप्रेजेंट करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। आपके एनसीईआरटी में ये ग्राफ बड़े ही प्यार से दे रखा है, वहां पे आपको मिल जाएगा, बट अब आपको समझना है कैसे इस ग्राफ का यूज करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। यहां पर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, और यहां पर टेम्परेचर है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T1 पे, ठीक है ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां था, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यहां पर इस पॉइंट पर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर, और उस केस में वो चीज बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख रहे हो ना, ये जो ऑरेंज लाइन है जहां ग्रीन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये बात किस किस को समझ में आ गई, जल्दी से हाथ उठाओ। भैया हम पानी को गर्म करते जा रहे थे, गर्म करते गए, और उसके बाद हमें कहां पे चले गए, बॉइलिंग पॉइंट पे चले गए। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, इसके नीचे वाली लाइन की। अब देखो, सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट डाला है, यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो कम होगा। देखो मैंने नीचे करके बनाया ना, थोड़ा सा कम होगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसका भी बढ़ता जाएगा, उसका भी बढ़ता जाएगा। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, कुछ दूरी पर उसको बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है। सॉल्वेंट को तो पहले ही मिल गया, लेकिन उसको कुछ दूरी पर मिल रहा है, यानी कि इस वाले टेम्परेचर पे मिल रहा है। देखो ध्यान से, ये जो टेम्परेचर है T2 और ये जो टेम्परेचर है T1, ठीक है ना, ये वाला कौन था, सॉल्यूशन, और ये कौन था, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो देख पा रहे हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, और जितने टेम्परेचर से ये बढ़ा है इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जल्दी से हाथ उठा के बताओ ये ग्राफ समझ में आया क्या। हाँ जी, शाबाश चिराग, वेरी गुड। नितिन आपको समझ में आया बच्चे। जो सॉल्यूशन का ग्राफ है वो नीचे की तरफ है क्योंकि प्रेशर वहां पे कम था ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ा बढ़ा, और ग्रीन लाइन को उसने कहा डिस्कनेक्ट किया,
उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी से हाथ उठाओ भाई ताकि हम आगे बढ़ सकें क्विकली। यस शाबाश। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली कैसे होता है, ठीक है। मैथमेटिकली सुनो, ये जो डेल्टा टीबी हमने निकाला था, दिस डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो एलिवेशन है, ये जो टेम्परेचर है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, इट डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। बस आपको ये बात याद रखनी है बच्चों, अगर ये बात याद रह जाएगी तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अब सॉल्यूट कह रहा हूं, सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। अब मोलैलिटी क्या थी, जल्दी से याद करवा देता हूं, पहले मोलैलिटी बता देता हूं। मोलैलिटी क्या होती है, इट इज दी ग्राम, इट इज दी, आपको पता है ना मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? यस, नहीं पता तो एक बार हाथ उठाओ जल्दी से ताकि मैं बताऊं। हाँ जी जल्दी बताइए। अच्छा नहीं पता, शाबाश, अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं। इट इज दी मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज दी मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per kg of, dissolved per kg of solvent। ये बेटा मोलैलिटी की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। यस जलज, थोड़े से लेट हो गए बट डोंट वरी बेटा, आई कैन रिपीट इट, ठीक है, ताकि मेरे बाकी दो बच्चों को भी समझ में आ जाए। पहले तो आप समझिए, यहां पर मैं मोलैलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझ लो ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इस डेफिनेशन के अनुसार क्या फॉर्मूला बनेगा, n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया भैया हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया जलज, अभी बताता हूं, ठीक है। उसके लिए मैंने यहां बताया कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये एलिवेशन डिपेंड करता है मोलैलिटी पे, जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई, मोलैलिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये बेटा इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में था, कंसंट्रेशन टर्म्स में था, तो मैंने उस चीज को यहां पर फिर से बता दिया है। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। कहने का मतलब है जितनी मोलैलिटी बढ़ेगी उतना चेंज इन टेम्परेचर बढ़ेगा। इस रिलेशन को बच्चों याद रखना, इस रिलेशन को याद रखना, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेके आएंगे, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया हमने किसी एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट से जिसको कहते हैं केबी। इस केबी का नाम क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस केबी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। केबी इज मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है, ठीक है बच्चों। जल्दी से तुरंत हाथ उठाओ भैया, यहां तक समझ में आ गया क्या? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, वेरी गुड। अब देखो सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा जेई और नीट को टच करेंगे। देखो भैया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं केबीएम,
ठीक है, ओके। तो यहां पर अब इस केबी की वैल्यू को हम देखते हैं। आप देखिए, अगर मान लो मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, इस चीज को कांस्टेंट कर दूं, तो केबी और मोलैलिटी के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन, है ना। ये एम नीचे चला जाएगा, तो केबी और एम के बीच में कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन। यानी कि अगर केबी बढ़ेगा तो एम क्या होगा? घटेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना। और अगर हमारा एम बढ़ता था तो उसके साथ साथ क्या बढ़ता था? डेल्टा टी भी बढ़ता था। लेकिन ससुर का नाती है तो उल्टा हो गया। अब केबी के बढ़ने से एम घट रहा है तो डेल्टा टीबी भी घटेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे नीट के अंदर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड केबी। तो इनवर्स रिलेशन होता है। इस बात को प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना या याद कर लेना। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे बच्चों, सुन लो। व्हाट इज द molecular mass, what is the molecular mass of solute। इस सेंटेंस को याद रखना, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। इफ हमें क्या क्या गिवन होगा? हमें के बी गिवन होगा, हमें डेल्टा टी बी गिवन होगा, हमें वेट ऑफ सोल्यूट गिवन होगा, और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन होगा। यानी कि ये चार चीजें गिवन होंगी और हमसे पूछेगा कि बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है सोल्यूट का। यानी कि इसी फॉर्मूले को और फर्दर ड्राइव करेंगे तब जाके मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा। जल्दी से क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह बोलता है ना क्रोनोलॉजी समझो। तो जल्दी बताओ क्या ये चीजें समझ में आती जा रही हैं? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम लिखा, फिर हम अब उस एम को खोलेंगे, उस एम को खोल के उसका चीरफाड़ करेंगे। जल्दी बताओ समझ में आया यहां तक? हाँ जी, रेज द हैंड अगर समझ में आ गया है तो। फिर हम उस एम को खोल के देखते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलो इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को हम करेंगे इस प्रकार से, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। अब हम जानते हैं, मोलैलिटी को खोल देते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एन अपॉन डब्लू। मान के चलते हैं डब्लू ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके। अब ये देखो कम्बख्त एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, और एन को ही मैंने खोला है, एन को मैं यहां खोल के बता देता हूं ताकि बच्चों में कंफ्यूजन ना हो। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इनटू में क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सामने कौन है? सामने है डेल्टा टीबी। तो देखो क्या क्या चीजें गिवन है। केबी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। डेल्टा टीबी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ये भी गिवन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, ये भी गिवन है। और भैया 1000 भी गिवन है। तो बचा क्या? सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजिली। क्या इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? जल्दी से हाथ उठाओ। तो इस तरह से हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ना हमारे हिंदू प्रथा के अनुसार सतिया बना देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट पे पक्का सवाल बनेगा भैया। ठीक है, जो भी आप सिंबल बनाते हो ईश्वर अल्लाह का वट एवर इट इज, वो बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डेफिनेटली सवाल आते ही आते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई भाई? जल्दी से बताओ ताकि हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहो, एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। मैं करूँ स्वाद आ जाएगा बिल्कुल जिंदगी जीने का। केमिस्ट्री इतनी इजी लगने लग जाएगी कि पूछो मत। इसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल से आपको फिजिक्स भी बहुत इजी बना दूं आप लोगों के लिए। जो चैप्टर आपके सपनों में आकर आपकी नींदें आराम कर देते थे, रोटेशनल मोशन हो गया, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, वो सब बहुत इजी कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा मैं। टेंशन मत लेने का, ठीक है। जब तक मैं हूं तो टेंशन नहीं लेने का एजुकेशन में। आगे चलें, ठीक है। यस, हाथ उठाओ अगर हम आगे चलने के लिए तैयार हैं तो। ठीक है,
देखिए मैं एडवांस टॉपिक इसमें करा सकता था, एक दो एडवांस टॉपिक हैं जो नीट और कंपटीशन के लिए हैं, जैसे कि एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को निकालना एंथैल्पी से, है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से। दैट इज नॉट इन द सिलेबस, वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। फिर कभी मैं उसको जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे जेई क्लास में, तब मैं उसमें बताऊंगा। अब हम चल रहे हैं आगे। तो आगे चलने से पहले चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करोगे क्वेश्चन? जैसा मैंने अभी छोटी सी ट्रिक बताई उसका ही है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। पानी का निकालना है भाई। इफ, अब इंफॉर्मेशन देख लो क्या क्या गिवन है। इफ 0.1 मोलल, यानी कि ये क्या दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है। एक्वस सॉल्यूशन, 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन is boiled at 100.052 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो इतने टेम्परेचर पे जो है बॉयल होता है। तो हमें सिंपल सा निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, अब देखो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। हमें यहाँ पे एम दे रखा है, तो हम डेल्टा टीबी यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा के बी आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। लेकिन सर डेल्टा टीबी क्या है? अगर आप ये कहोगे कि ये डेल्टा टीबी है तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का। तो सर डेल्टा टीबी कैसे निकालते थे? डेल्टा टीबी हम निकालते थे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका याद रखना। सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करना। तो सॉल्यूशन का कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 100.052। सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? देखो कितना हिडन इंफॉर्मेशन है ना, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के बी इंटू में 0.1। तो यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.52 एंड विच इज डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, के बी की। जल्दी से हाथ उठा के बताओ क्या ये सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम फिर बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी गुड, चिराग समझ में आया बच्चे? ठीक है, वेरी गुड। ये बिल्कुल बच्चों का सवाल था। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल बच्चे का सवाल था। अब आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन के बेस्ड पर, इस थ्योरी के बेस्ड पर एनसीईआरटी के सवाल लगाएंगे। मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी के कौन कौन से सवाल लगाने हैं। वैसे तो अब सारे ही लगाने हैं क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी गाइस, आगे चलें, जल्दी बताओ, हाथ उठाइए। शाबाश। नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल सेम है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो इसको समझने में तो कुछ भी नहीं होगा, आज से हो जाएगा, आज से। ठीक है, तो अगला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस बार फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आने वाली है। जैसे वहां बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ था, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आने वाली है। कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखना, ये मेरा सॉल्वेंट है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन जो मेरा सॉल्यूशन है, जो मेरा सॉल्यूशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना होके वो थोड़ा और आगे तक जाएगा, और वो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां जाके वो फ्रीज होगा। समझना इस बात को, इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए।
तो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझो, हमारे पास जो सॉल्यूशन था ये नीचे था, है ना, अभी अभी बताया मैंने, और जो सॉल्वेंट था वो ऊपर था, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जा रहा हूं, वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं, हम जानते हैं ना, ठीक, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड बनते हैं, और फिर लिक्विड पास आके क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो हमें यहीं तक पहुंचना है, हमें यहीं तक पहुंचना है, तभी हम उसको फ्रीज कर पाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है, पहले वो कंडेंस हुए, लिक्विड बना, फिर वो धीरे धीरे इस पॉइंट पर आकर क्या बन गए, सॉलिड बन गए। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें जिसके अंदर ऑलरेडी सॉलिड है ना, ऑलरेडी सॉलिड हैं, तो यार होगा क्या, वो सॉलिड क्या करेंगे, यहां पर देखो, वो सॉलिड क्या करेंगे, उस फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि उस लिक्विड को जमने के लिए थोड़ा टाइम लगाने देंगे। वो ये कहेंगे भैया रुक जाओ, रीजन है, देखो समझो इस बात को। जैसे मान लो वो सॉलिड सरफेस के ऊपर है ना, वो सॉलिड सरफेस के ऊपर है, अब ये सॉलिड प्रोटेक्ट करेगा नीचे के सॉल्यूशन को फ्रीज होने से। क्या ये बात समझ में आई? होता है ना, जैसे ऊपर बर्फ की सिल्ली जम जाती है, नीचे का पानी वैसा का वैसा रहता है, तभी तो एक्वेटिक एनिमल्स अंटार्कटिका में जीवित रहते हैं, क्योंकि जो ऊपर की बर्फ की सिल्ली है वो नीचे के सॉल्यूशन को जमने से रोकती है। तो बस ऐसा ही हुआ, जो सोल्यूट हमने इस पानी में डाला, वो सोल्यूट अब उस पानी को जमने से बचा रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा और नीचे जाएगा और इस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में बड़ी है, वैसे तो -4 इज लेस देन 0, यू नो वेरी वेल। तो ये जो सॉल्यूशन है वो तो -4 पे जाके फ्रीज हुआ है, और जो सॉल्वेंट है वो 0 पे जाके फ्रीज हुआ है। जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, सॉल्यूशन क्यों लेट फ्रीज हुआ है, उसका कारण है क्योंकि उसमें सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्यों जल्दी फ्रीज हो गया था, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट नहीं था, ठीक है। और जो चेंज आया है टेम्परेचर में, ध्यान से समझना, जो चेंज आया है, चेंज कौन सा आया है, डेल्टा टीबी, सॉरी इस बार हम टीएफ लेंगे क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, डेल्टा टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ नॉट, वो हमारे पास क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बात समझ में? हाँ जी मेरे बच्चों, ये बताओ समझ में आया? यहां पर थोड़ी सी नोटेशन गलत हो गई है, सिर्फ टीएफ आएगा, शाबाश, सिर्फ टीएफ आएगा। देखिए डेल्टा टीएफ ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सेम थ्योरी के अनुसार ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के, और इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ यहां पर क्या आ जाएगा इस बार, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस वही फॉर्मूला है, वही जो ऊपर था, बस इस बार डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ आ गया है। जल्दी से बताओ हाथ उठा के, क्या ये बात समझ में आ गई? एक हमने पढ़ा इंक्रीज, एक हमने पढ़ा डिक्रीज, लेकिन कमबख्त दोनों ही किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सॉल्यूट की मात्रा पे, और क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चारों प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, चारों के फॉर्मूले एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से पता लग जाए। पहला हमने पढ़ा था मेरे बच्चों रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद आया? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
वो था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और दो हमने आज पढ़े हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, और फोर्थ पढ़ा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। जल्दी से हाथ उठा के बताओ, समझ में आ गया चारों प्रॉपर्टीज? गुड, ठीक है, बस आज का टारगेट हमारा खत्म। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। इसके बाद है वेंटो फैक्टर। वैसे तो पिछले साल सिलेबस में हटा दिया गया था, इस बार अपडेट देखते हैं सिलेबस में आ गया या नहीं आया। कोरोना के चलते हटा दिया गया था पिछले साल, इस बार देखते हैं क्या होता है। अगर वो है नहीं है तो भी मैं कराऊंगा, बहुत